हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम सोशल साइंस के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स हुए थे दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा वो विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो सीटेट में आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी इस सीरीज़ के साथ साथ दूसरी जो मेरी सीरीज़ है जो जिसमें कि मैं बेसिक करा रही हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसको भी आप फॉलो करें। पॉलिटी उसमें कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। तो उस सीरीज़ को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीनन बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आप वो क्लासेस भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर है वो है 23 दिसंबर 2021 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 21 से 30 तक, और बाकी जो भी हम क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं वो कंटेंट बेस्ड जो हैं वो कर रहे हैं। पैडागोजी के लिए अलग से मैं आपकी सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मिनरल से रिलेटेड, तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। खनिजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये इसमें हमें सेलेक्ट करना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए एंड डी ओनली। तो देखो, इसको अगर हम डिटेल में समझें तो जो ए स्टेटमेंट है हमारी, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाए गए हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। सो कहने का मतलब है कि जो खनिज होते हैं वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के बनते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, अपने आप वो बनते हैं। तो मानव उसमें कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो मिनरल बनाते हैं या फिर वो किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ते हैं तब वो तैयार होता है। तो मिनरल्स का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि मानव का कोई हाथ नहीं होता है। तो बिना किसी मानव इंटरफेस के वो तैयार होते हैं। तो ये जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बी गलत क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें दिया है वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सभी स्थानों पर इक्वली मिलते हैं, इवनली मिलते हैं, जबकि ये बात गलत है। तो मिनरल्स एक तो हर जगह पर नहीं मिलते हैं, और जहाँ पर भी वो मिलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें 1 किलो कोई चीज़ मिल गई है तो वो दूसरी जगह पर भी 1 ही किलो क्वांटिटी में मिलेगी। वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यानी कि समान रूप से नहीं मिलते हैं। तो कहीं पर मिलते भी हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। कोई एरिया तो आपको ऐसा मिलेगा कि दूर दूर तक आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और किसी एरिया में आपको बिल्कुल वो रिच मिलेगा एरिया मिनरल्स से। और जो ये आपका लिखा हुआ है कि एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें दिया था क्या, समान रूप से वो सभी स्थानों पर वितरित होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब सी जो है ये भी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिया है वे अटूट हैं, दे आर इनएग्जॉटिबल, यानी कि वो इतने हैं कि आप कितना भी उनको खर्च करो वो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब बेहद हैं वो, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास मिनरल्स का। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ए और डी सही है। डी में क्या है कि कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सब मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ मिनरल्स समुद्र की बहुत गहराई में मिलते हैं, मतलब समुद्र के नीचे भी आपको ज़मीन के नीचे वो मिलेंगे। तो जहाँ तक कि हमारी पहुँच नहीं है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ की बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ए और डी इसमें इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी एंड डी आर करेक्ट, यानी कि जो सी है वो इसमें गलत है। देखो, इसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें, पहले खुद आंसर करें फिर करेक्ट आंसर देखें। तो इससे आपका दोनों काम होते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, दूसरा मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स ये सही है, जैसे कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवा रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पहुँचती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने वायुदाब या एयर प्रेशर नहीं पढ़ा है तो हम उसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और उसमें इस चीज़ को हम क्लियरली समझेंगे। गर्म हवा जब हो जाती है तो वो हो जाती है हल्की, तो जब हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठती है,
और जो ठंडी हवा होती है वो होती है भारी। तो अब क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है। वो जगह खाली हो जाती है तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो उस जगह को भर देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है गर्म हवा सघन और भारी होती है। तो ये गलत है, भी मैंने बताया था। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो हल्की होती है इसी वजह से वो ऊपर उठती है। ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। ये जो विशेषताएं दी हुई है ये ठंडी हवा की दी हुई है। तो ठंडी हवा सघन और भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। पवन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी जिस तरह से मूव करती है उसी हिसाब से जो है जो एयर होता है उसका डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज होता है। ज्योग्राफी में मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो जितना यहाँ पर ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जेट धाराएं गर्म समुद्री हवा को ढक्कन की तरफ फंसाती हैं और उसे भूमि की ओर धकेलती हैं तो कौन सी भौगोलिक घटनाएं घटित होती है? विच जोग्राफिकल फिनोमिना अकर्स व्हेन जेट स्ट्रीम्स ट्रैप हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड एंड मूव इट टूवर्ड्स लैंड। तो ये घटना कौन सी होती है जब इस तरह की सिचुएशन बनती है? तो ये होती है हीट डोम। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको बता देती हूँ। देखो, जब कोई मतलब मैंने अभी क्या बताया था, जब गर्म हवा जो होती है एक ढक्कन की तरह एक तरह से फंस जाती है। देखो, ये सिचुएशन आपको मिलेगी कहाँ पर? कनाडा और यूएसए के मतलब बीच में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, दोनों की सीमा आप देख रहे हैं, ये कनाडा हो गया और ये हो गया यूएसए। तो यहाँ पर ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं ये हीट डोम की सिचुएशन है। और ये होता तब है जब ये जेट स्ट्रीम्स आती हैं, ये समुद्री हवाएं हैं, यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र से आ रही हैं ये हवाएं और ये इस तरह से आती हैं, कुछ इस तरह की डायरेक्शन इसकी दी हुई है। और जब ये आती हैं तो जो ये गर्म हवा होती है ना, एक तरह से ढक्कन साइज का बन जाता है कुछ इस तरह का, तो काफ़ी प्रेशर बनता है ज़मीन की तरफ। तो देखो, हीट डोम तब बनाया जाता है जब उच्च दबाव का क्षेत्र उसी क्षेत्र में दिनों या हफ्तों तक रहता है। अब ये जो दबाव होता है ना, नीचे दबाव बन जाता है, बहुत गहरा दबाव बन जाता है गर्म हवा का, और इसमें क्या रहता है, ये हफ्तों दिनों तक रह सकता है, काफ़ी दिनों तक रह सकता है ये। और ये बहुत गर्म हवा होती है यहाँ पर। अब लेकिन ये जो हवा है ना, इसका एक नुकसान होता है। ये मतलब एक तरह से लोगों की जान के लिए हानिकारक होता है। इसी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी घुटन वाला हो जाता है। तो बहुत गर्म हवा को ये नीचे फंसा देता है, जिसकी वजह से ये एक बर्तन पर ढक्कन की तरह लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो ये जानलेवा होता है ये सिचुएशन, क्योंकि एक तरह से घुटन का मतलब अनुभव होता है, तो जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धारा मिलती है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है। उस एरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं? द एरिया वेयर आज अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। तो वहाँ पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि कोहरे के मौसम का वहाँ पर अनुभव किया जा सकता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं और जिससे कि जल यातायात प्रभावित होता है। और दुनिया में सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र ये प्रदान करता है। तो आपने सुना भी होगा, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो जो क्षेत्र होता है वो मछली एक तरह से मछली के प्रोडक्शन का क्षेत्र बन जाता है। वहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर फिर वही है, जब फिश ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए भी लोग आएंगे। तो मछली पकड़ने का क्षेत्र एक तरह से प्रदान करता है और सबसे अच्छा ये क्षेत्र इस तरह का माना जाता है। देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब ये लैब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, ये इधर आती है और ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म धारा है, ये इधर से जाती है इस तरह से। तो ये क्या होती है, जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पर कि मछली का उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है। तो ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से क्या होता है, कोहरे का निर्माण होता है, घना कोहरा होता है। और ये देखो जहाँ पर ये मिलती हैं, न्यू फाउंडलैंड के तट पर ये मिलती हैं ये धाराएं दोनों। तो जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वे मछली पकड़ने के मैदानों में समृद्ध होती हैं, मछली का उत्पादन अच्छे से वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल से रिलेटेड। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर चुनेंगे। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो खनिज जो हैं अनवीकरणीय संसाधन हैं, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। क्यों है? क्योंकि देखो इनको हम लाखों वर्षों के प्रोसेस से प्राप्त करते हैं और इनको बहुत कम टाइम में हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अनवीकरणीय, जिनको हम कम पीरियड में नहीं बना सकते या हम खुद से नहीं बना सकते इनको। तो ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है, जो आसानी से नहीं मिल सकते।
कारण क्या है, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। तो आर देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें दिया है जो उपभोग में लेते हैं, हम जो इस्तेमाल में लेते हैं मिनरल्स, उसकी दर कम है, खनिजों के निर्माण की दर ज़्यादा है, तो ये गलत है। देखो आपको भी पता है जो खनिज हैं वो लाखों करोड़ों साल बाद बनते हैं, तो इसका मतलब है उसका प्रोसेस धीमा है, जबकि यहाँ क्या दिया है, खनिजों के निर्माण का जो प्रोसेस है वो तेज़ है। ऐसा नहीं है, तो एक तरह से उल्टा कर दिया इसको, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और जो मानव इस्तेमाल कर रहा है आपको पता ही है, वो बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा है, तो मानव का जो इस्तेमाल जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ है, जबकि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपनी कक्षा में प्रवास के बारे में पढ़ा रही थी, उसने निम्नलिखित उदाहरण का प्रयोग किया। तो एक उदाहरण का उसने प्रयोग किया टीचर ने, कि एग्जाम्पल क्या है, श्रीदेवी जो मछली पकड़ने वाले समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, चेन्नई चली गई जब सुनामी ने उनके गाँव को तबाह कर दिया था। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये मछली पकड़ते थे लोग, और फिर जब सुनामी आई और उनका गांव तबाह हो गया तो वो चेन्नई चली गई, क्योंकि एक तरह से उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि जब उनका वहाँ से जो रोज़ी रोटी जो चलती थी वो एक तरह से बंद हो गई, और दूसरा गांव भी पूरा तबाह हो गया उनका, तो एक तरह से मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा, वहाँ से मूव करना पड़ा। तो इसमें हमें क्या पहचानना है, उस अवधारणा की पहचान करनी है जिस पर वह अपनी कक्षा में चर्चा कर रही थी। अगर कोई टीचर कक्षा में चर्चा कर रही है तो एक तरह से एग्जाम्पल का वो यूज़ करते हैं, तो वो एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए दे रही है ये वाला वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर माइग्रेशन का क्या मतलब है, ये ऐसा माइग्रेशन है जो कि एक तरह से मजबूर करता है लोगों को मूव करने के लिए अपनी जगह से। वो जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि कोई आपदा आ गई, कोई समस्या हो गई, उसकी वजह से इनको मूव करना पड़ रहा है। इसको हम देखो डिटेल में अगर देखें तो पुश फैक्टर कुछ ये होते हैं इस तरह के, जैसे कि मतलब ये एक तरह से हम ये फैक्टर कह सकते हैं जो कि इंसान मजबूरी में इसके कारण माइग्रेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बस जाता है जाकर के। उसके लिए कुछ कारण होते हैं, और वो कारण होते हैं एक तरह से मजबूरी वाले, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उसको मूव करना पड़ता है। तो एक तो कारण इसमें आता है गरीबी का, अगर वो गरीब है तो रोज़गार की तलाश में वो जा सकता है, गरीबी है तो क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं होगा। शहरों में तो बहुत से रोज़गार मिल जाते हैं और वहाँ पर काम मिल जाता है, जिससे रोजी रोटी चल सकती है। काम के अवसरों की कमी रहती गाँव में, इसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। बेरोजगारी के कारण, अविकसितता के कारण, जैसे कोई गांव विकसित नहीं है, वहाँ पर हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है, लोग गांव छोड़कर शहर जाते हैं। खराब आर्थिक स्थिति होती है, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ज़्यादातर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही मूवमेंट होता है। कुछ प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं उनकी वजह से जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, जो चीज़ें चाहिए ज़रूरत की वो नहीं है वहाँ पर। अवसरों की वहाँ पर कमी रहती है गाँव में, देखो जॉब्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी, आपको शहर ही जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ पर खेती योग्य भूमि की अगर कमी है, अगर देखो भूमि अगर है गांव में, उनके खाने के लिए अनाज उनको मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, साग सब्जी मिल रही है, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर खेती योग्य भूमि नहीं है तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, और काम की तलाश में फिर वो वही शहर में जाएंगे। असमान भूमि वितरण, किसी के पास ज़मीन भी नहीं होती है तो उसके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, इसलिए भी उसको मूवमेंट करना पड़ता है। कम कृषि उत्पादकता, इसका मतलब भी वही है कि अगर खेती उपजाऊ नहीं है, उनकी इतनी पैदावार नहीं होती है कि उनका गुजर बसर हो सके, तो उसकी वजह से भी उनको मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये कहलाते हैं पुश फैक्टर्स, जिनकी वजह से क्या होता है, मतलब जो मजबूरी में लोगों को मूवमेंट करने पर मजबूर करते हैं। वो जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उनको मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सही और गलत बताएंगे। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। ए जो है ये सही है और सी सही है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का हम यूज़ नहीं करते, इसमें नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पशु की खाद, पेड़ पौधों की बढ़ोतरी के लिए हम पशु खाद का यूज़ करते हैं, ना कि किसी केमिकल खाद का। और प्राकृतिक कीटनाशकों का इसमें उपयोग होता है, तो ये प्राकृतिक में ही आता है, जो पशु खाद होती है, वनस्पतियों की खाद होती है। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक कीटनाशक अलग होते हैं, ये खाद की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ये नेचुरल कीटनाशक होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, केमिकल युक्त नहीं होते हैं ये पेस्टिसाइड जो यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये इसकी पहचान है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। दूसरा दिया है उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, तो ये गलत है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए देखो इसमें एक तो खाद का हम यूज़ करते हैं, नेचुरल खाद, पशुओं की खाद, और दूसरा जो कीटनाशक जो हम यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसमें कोई रूपांतरण वगैरह नहीं करते हैं। जैविक कृषि बेसिकली बिना केमिकल वाली खेती होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि डैश में सभी भारतीय समान हैं। तो एक तरह से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सभी भारतीयों को समान माना गया है, प्रियम्बल में लिखा गया है, वो बताना है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थिति और अवसर। तो स्टेटस जो है और जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को समान रूप से मिलेंगी, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो सभी भारतीयों के लिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के समान मतलब समानता समझी जाएगी एक तरह से। तो इसको अगर हम प्रियम्बल में ही देख लेते हैं, जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है प्रियम्बल में सीधे सीधे अक्षरों में, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस और यहाँ अपॉर्चुनिटी। क्या बात कर रहे थे हम? इक्वालिटी की। कहा गया था ना भारतीय समान है किस चीज़ में? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो प्रियम्बल अगर आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। तो मैंने ये नोटिस भी किया है, जो पॉलिटी में इसमें सीटेट में पूछा जाता है, प्रियम्बल से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी इन पर पूछ लिया जाता है, इन वर्ड्स पर, कि 3 जो वर्ड्स जोड़े गए वो कौन से थे, या फिर जो मूल संविधान की प्रस्तावना में जो 3 वर्ड्स थे वो कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये बेसिकली पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है कि पंचायत चुनाव हर कितने साल में होते हैं, यहाँ पर भरना है, इतने वर्ष में होते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है ये बताना है, और पंचायत राज प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई जो है वो बताना है, यानी कि सबसे बेस जो है जिसका पंचायत राज व्यवस्था का, जिससे मतलब पंचायत बनती है, बेस क्या है वो बताना है। जो एक पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक है। तो बेसिकली इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स 3 दिए हुए हैं, ये तीनों भरने हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है। 3 में क्या दिया हुआ है? पहले में आएगा 5, दूसरे में आएगा पंच, और तीसरे में आ जाएगा ग्राम सभा। तो बताया गया है कि क्या पंचायत चुनाव कितने हर 5 साल में होते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और पंचायत के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहा जाता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। और पंचायत राज प्रणाली की जो बुनियादी इकाई है जिससे पंचायत बनती है वो क्या कहलाती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होते हैं? गांव का हर एक वो मेंबर जो कि वयस्क है और 18 या फिर 18 साल से ऊपर का है, वो सभी लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। तो एक कहेंगे हम बुनियादी इकाई है ये किसी भी पंचायती राज सिस्टम की। तो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स इससे भर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसमें से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान कक्षा में विविधता को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? देखो वैसे तो बीच में साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस दे दिए हैं 1-2, लेकिन क्योंकि हम सीक्वेंस से ही कर रहे हैं तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू स्ट्रेंथन देन डाइवर्सिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो विविधता को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो देखो कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिससे कि सभी की भागीदारी हो सभी चीज़ों में। उसके लिए देखो पहुंच होनी चाहिए हर किसी की पहुंच होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए, और गरिमा को बनाए रखना है, हमें सभी की डिग्निटी को बनाए रखना है। आप जानते ही हैं जो हमारा देश है डाइवर्सिटी से भरा पूरा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्राइब्स मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स के धर्म मिलेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो कास्ट है वो मिलेंगी, और अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो सबकी हमें डिग्निटी को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की डिग्निटी को हर्ट करना है, यानी कि जैसे कि हम आदिवासी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और कुछ अलग तरीके से रहते हैं। तो अगर हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगी? उनकी डिग्निटी हर्ट होगी। तो हमें उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जिससे हम उनका कल्चर दिखा सकें, और चीज़ें भी बता सकें कि वो कितने रिच हैं ज्ञान में, और जो वनों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कितना ज्ञान है, ये सब उनके बारे में हम बता सकते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ें दिखा करके। और समानता होनी चाहिए, क्योंकि जब देखो हमारे यहाँ पर इतने धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, तो सभी को इक्वल हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है किसी को हम छोटा समझेंगे या बड़ा समझेंगे। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी विविधता को, मतलब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर हम विविधता को मजबूत करना चाहते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ये बढ़ेगा, और मैं और अच्छे से क्या होगा और अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।